वेलकम टू माय चैनल लर्न वाइज। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था लेसन नंबर 19, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका जो लिंक है मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि स्टेट्स के नाम और उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि जितने एरिया में उनके लॉस का एनफोर्समेंट होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, उसके अलावा नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो ये चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, मतलब कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, और उनको जो प्रिविलेजेस या फिर जो उनको एक्स्ट्रा पावर दिए जाता है उसके बारे में किस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में ऐसे कौन कौन है जिनके इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि हर एक स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं वो। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। उसके बाद स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, मतलब कि स्टेट्स के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद लास्ट लास्ट नहीं है, दिस इज द सिक्स्थ वन, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ स्टेट्स में दो हाउस होते हैं जिसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन है सेकंड शेड्यूल में। नेक्स्ट है आपके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके भी जो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस है वो दिए हुए हैं किसमें, सेकंड शेड्यूल में। और उसके बाद है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी बोलते हैं। और मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जब हम इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था। तो आई होप वाला भी वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है ओथ और अफर्मेशन, मतलब कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होते हैं वो अपने ऑफिस के अंदर जाने से पहले एक शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। ठीक है, तो किनके ओथ और अफर्मेशंस दिए हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है हमारे यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनका ओथ। उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं वो उनका जो ओथ है वो भी थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे, एमपी। दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनका। दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सीएजी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे स्टेट मिनिस्टर, मतलब कि स्टेट में भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी ओथ एंड अफर्मेशंस किस में दिया हुआ है, थर्ड शेड्यूल में। और सेवंथ है कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में खड़े होंगे। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि जो मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दिया है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका ओथ एंड अफर्मेशंस थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। उसके बाद नाइन्थ है दी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी एज वेल एज दी हाई कोर्ट ऑफ द जज, इनका जो ओथ एंड अफर्मेशंस है ये थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। इसमें याद रखिएगा, इसमें प्रेसिडेंट का ओथ नहीं दिया हुआ है। प्रेसिडेंट के बाद आपका जो गवर्नर का ओथ होता है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता है कि थर्ड शेड्यूल में किनके ओथ एंड अफर्मेशंस दिए हुए हैं।
उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपको मिनिस्टर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको गवर्नर, थर्ड ऑप्शन कुछ और बना देगा। तो इसमें आपको चेक करना है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नर का ओथ एंड अफर्मेशन दिया होगा थर्ड शेड्यूल में, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको एकदम याद रखना है कि थर्ड शेड्यूल में किनका ओथ एंड अफर्मेशन दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा टू दी स्टेट्स, मतलब कि जो राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन होता है, ठीक है, हर एक स्टेट का एक स्पेसिफिक कोटा रहता है सीट का जो राज्यसभा में रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा सीट्स है वो कौन से स्टेट के है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सीट्स का जो एलोकेशन हुआ है राज्यसभा में, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनके पास सीट्स है राज्यसभा की, तो इनका जो एलोकेशन हुआ है, ठीक है, फॉर दी राज्यसभा, तो ये किस में दिया हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में दिया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल, मतलब कि शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होंगे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है, क्या उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे, ये सब किस में दिया हुआ है? ये फिफ्थ शेड्यूल में दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दी स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये चार स्टेट्स का जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, किसका किसका? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये किस में दिया है? ये सिक्स शेड्यूल। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस है। फिफ्थ शेड्यूल में दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये फिफ्थ शेड्यूल में। और सिक्स शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चार स्टेट्स का ही है इसमें सिक्स शेड्यूल में। तो इसमें भी जो स्लाइट डिफरेंस है उसको आपको याद रखना है। फिफ्थ शेड्यूल इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सिक्स शेड्यूल इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेवंथ शेड्यूल। तो सेवंथ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे जो कंट्री का फेडरल कैरेक्टर है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सेवंथ शेड्यूल में क्या दिया है? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन हुआ है ना, वो सेवंथ शेड्यूल में। तो सेवंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट है। सबसे पहला लिस्ट है आपका यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सारे मैटर्स लिखे हुए हैं जिसमें लॉस बनाने का जो राइट है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद है लिस्ट टू। लिस्ट टू को हम स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें जो लॉस बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद है हमारा लिस्ट थ्री। लिस्ट थ्री होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉज एंड प्रोविजन बनाने का राइट्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का होता है, ठीक है। तो हमारा जो यूनियन लिस्ट है उसमें अभी के समय में टोटल 100 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस समय यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, तो 97 से बढ़कर कितने हो गए? अभी 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली हमारे 66 प्रोविजंस थे, अभी के समय में घट गया है, कम हो गया है, कितना हो गया? 61। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली कितने थे? 47। तो आपको एटलीस्ट अभी जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन में कितने हैं? 100 सब्जेक्ट, स्टेट में कितने हैं? 61 सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट में कितने हैं? 52। तो ये एटलीस्ट आपको याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ है 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ था तब 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस को रखा गया था। अभी के समय में उसमें कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, मतलब कुछ लैंग्वेज ऐड किए गए। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को उसमें ऐड किया गया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। उसके बाद जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 का, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो जो 21st अमेंडमेंट एक्ट है, 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी और 71st से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो 21 और 71 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 92। तो ये 21 + 71 इज इक्वल टू 92। तो 92 में कितने हैं आपके? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये अमेंडमेंट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, जो
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसमें कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल। उसके बाद 9 शेड्यूल को ऐड किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। उसमें ये प्रोविजन किया गया कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून लॉज अगर पार्लियामेंट अगर उसमें रखता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ को अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो उस केस में उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि उस लॉ को इम्यूनिटी मिल जाएगा फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटिनी। उस लॉ की जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि भाई अप्रैल 24 1973 के बाद से जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं या डाले जाएंगे उनका जुडिशियल स्क्रूटिनी है वो हो सकता है। लेकिन अप्रैल 24 1973 के पहले जितने लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए उनका जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में हम दिया हुआ है डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे सीट्स को जीता, ठीक है, और सीट्स जब उसको मिल गई उसके बाद वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मान लो किसी मतलब कि अननेसेसरी रीजन के कारण वो अगर अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसको हम कहेंगे डिफेक्शन। और अगर इस केस में अगर वो डिफेक्ट होता है या अगर मान लो वो किसी अब्सर्ड रीजन के कारण किसी अननेसेसरी रीजन के कारण अपनी पार्टी को बदलता है जीतने के बाद तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। 10th शेड्यूल जो है हमारा इसको 51st अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, ओरिजिनली 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू रूरल लोकल गवर्नेंस या फिर पंचायत। तो 11th शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। पंचायत का जो भी पावर होता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, वो किसमें दिया है? 11th शेड्यूल में। और इसमें टोटल कितने मैटर्स है? 29 मैटर्स। और इसको ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। इसको भी मैंने आपको समझाया था मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, इसीलिए मैं फिर से बोलता हूँ जो प्रीवियस वीडियो उसको देख लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल में दिया गया है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज और द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसको ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से और इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं। ठीक है, तो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो यही था हमारे सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में जिसमें हमने देखा ऑल दी 12 शेड्यूल्स और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने समझने का कोशिश किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर ऐसे ही कंटेंट अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी एकदम फ्री में पढ़ाने वाला हूँ और उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैव एन ऑसम डे।